आपके बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं? 1,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। मान के चलते हैं अगर आपके सारे बैंक अकाउंट्स को मिला के आपके पास टोटल ऑन एन एवरेज 1,00,000 का आप बैंक अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। इस 1,00,000 रुपए की परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता ऑलमोस्ट हर साल 9% के आसपास कम हो जाती है। मतलब इस 1,00,000 में से 9,000 रुपए एक तरह से कम होते जा रहे हैं। वो कैसे होगा? वो इसलिए होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पर्सनल इन्फ्लेशन। आपने इन्फ्लेशन के बारे में सुना होगा, महंगाई दर के बारे में सुना होगा। आरबीआई जो डेटा पब्लिश करती है जनरली ऑन एन एवरेज औसतन अगर हम देखें तो उसमें 4 से 5% की हर साल की एक इन्फ्लेशन मोटा मोटा निकल के आती है। तो मैं 9% की बात क्यों कर रहा हूं? मैं 9% की इसलिए बात कर रहा हूं कि वैल्यू रिसर्च ने एक रिसेंटली पब्लिश किया था एक आर्टिकल, और इसमें क्या लिखा है कि एक्चुअली में जो इन्फ्लेशन जो लोगों को हिट करती है, जो महंगाई दर हमें हिट करती है, वो 9 से 13% के बीच में हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट हेल्थ केयर हो गया, जिसकी कॉस्ट आरबीआई की इन्फ्लेशन रेट में इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट सिंपल है कि अगर हम अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं तो हर साल उस पैसे की परचेजिंग पावर कम हो रही है 9%, 8%, 10%, जितनी की आपकी पर्सनल इन्फ्लेशन है। और दूसरी बात, बैंक आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट देता है इस सेविंग्स बैंक अकाउंट पे। उसी सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो आप पैसा रखते हो ना, उस पैसे को लेके बैंक लोन्स देता है 8 से 10%, 9%, 11% तक भी इंटरेस्ट लेता है। आप ही के पैसे पे वो बैंक पैसा कमा रहा है। तो हम अपना पैसा बैंक अकाउंट में क्यों रखें? आप कहोगे राहुल भाई इसलिए रखते हैं कि हमारा पैसा वहाँ पे सेफ है, स्टॉक मार्केट में लगा दिया तो लॉस हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है, तो बेवकूफ़ी है कि आप अपना पैसा बैंक से निकालो और उसको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में डालो। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर समझ है तो ही इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना। लेकिन अब मुद्दे की बात आती है कि तुम क्या करें अगर हमारे पास समझ भी नहीं है और हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं, 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं जो काफ़ी सेफ हैं। एक एक बात को बारीकी से समझने का कोशिश करिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन, मैं एक सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। मेरे और मेरी टीम के लिए काफ़ी मोटिवेशन हो जाता है। तो चलिए मैं आपको 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अब डिटेल में समझाता हूं। तो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। घबराइएगा मत, बहुत सिंपल करके आपको समझाऊंगा। ये बॉन्ड्स होते हैं और अभी 8.05% की इनमें इंटरेस्ट रेट है। अब बॉन्ड का मतलब क्या है? देखिए, ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब आरबीआई इनको रिलीज करता है, लेकिन इन बॉन्ड्स पे बैकिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मतलब सेफ है। इसमें हो क्या रहा है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बॉन्ड्स ले रहे हो और उसके बदले में पैसे दे रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उस पैसे के बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 8.05% का सालाना रिटर्न दे रही है, सालाना इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, अब इनको फ्लोटिंग रेट क्यों बोलते हैं? इनको फ्लोटिंग रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या ये बॉन्ड सेफ हैं? बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी फेल नहीं हो सकती। आज अगर मोदी सरकार है, कल कोई और सरकार रहेगी, आपका बॉन्ड सेफ है। आपका इंटरेस्ट रेट जो आपको दिया जा रहा है फ्लोटिंग रेट के बेसिस पे, वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है और इसमें इंटरेस्ट रेट 8.05% है अभी। अब बात करते हैं कि ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, फ्लोटिंग रेट का मतलब होता है कि ये जो रेट है, जो 8.05% है, ये फ्लक्चुएट हो सकती है। ठीक है, पहली बार ये जो बॉन्ड्स इशू हुए थे आरबीआई के द्वारा, ये 2020 में इशू हुए थे और 2020 से अभी तक अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं इंटरेस्ट रेट का, तो ये इंटरेस्ट रेट्स चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मैं अगर हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊं तो आपको पता लगेगा। जैसे दिसंबर 2020 अगर आप जाएंगे तो इनका इंटरेस्ट रेट था 7.15%। 2021, 22, 23 तक देखिए ये बढ़ता रहा, 7.35% हुआ। अभी ये 8.05% के आसपास कांस्टेंट है पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से। ठीक है, तो क्या ये चेंज हो सकता है आगे? यस। क्या ये बढ़ सकता है या घट सकता है? यस, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो जो ये इसकी इंटरेस्ट रेट होती है, इसको डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा और ये इनका बेसिस होता है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी जो होता है, उसकी इंटरेस्ट रेट पे 35 बेसिस पॉइंट ज़्यादा। तो मान लीजिए कि अगर एनएससी की इंटरेस्ट रेट कल को 7% हो जाती है घट के, तो इसकी कितनी होगी? 7.35%, है ना? तो 0.35% इसमें हमेशा ज़्यादा मिलेगा आपको एनएससी से। तो ये फ्लक्चुएट करती हैं और जो इनके चेंजेस होते हैं वो एनएससी के रेट के हिसाब से होते हैं।
अब जो ये इंटरेस्ट है 8.05% का, ये कब मिलता है? तो ये हर 6 महीने में आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। जनवरी में आता है और फिर जुलाई में आता है। यहां पर मंथली आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कैलकुलेशन ईयरली होती है, लेकिन जो इंटरेस्ट का पे आउट है हर 6 मंथ्स में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है। अब अगर आप इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करोगे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट से, तो आप मेरे स्क्रीन पे दे सकते हैं पीएसयू बैंक्स की क्या अभी इंटरेस्ट रेट्स चल रही है 5 साल की एफडी की, राइट? 6.3%, 6.25%, काफी कम है। यहां पर अपने को 8.05% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और चूंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है यहां पर रिस्क 0 के बराबर ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है। अब इन बॉन्ड्स की क्या कोई लिमिटेशन भी है? तो देखिए इनकी 2 लिमिटेशंस हो सकती हैं जो आपको पूरी तरह समझनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इन बॉन्ड्स में लॉक इन पीरियड होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा लॉक इन होता है 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तो अगर आपको अपने पैसे की जरूरत पड़ सकती है अगले 7 साल में, तो उस केस में आप इन आरबीआई बॉन्ड्स को कंसीडर ना करें। मैं इनफैक्ट आपको एसेट नंबर 2 और 3 बताऊंगा जिससे आप समझ लीजिए पूरा। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो इसको ब्रेक कर सकते हैं, आई थिंक आफ्टर 4 इयर्स, बट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा नए रूल्स क्या हैं। मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग रूल्स थे उनमें ये था कि सीनियर सिटीजन्स इसको 4 साल के बाद ब्रेक कर सकते हैं, बट अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 7 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। दूसरी बात, फ्रॉम ए टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, जो भी आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं इसमें 8.05% का अभी जो रेट है, उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स पे करना होगा जैसे आप एफडी में टैक्स पे करते हैं, ठीक है? जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब होगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स में डिक्लेयर करके आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स हैं तो ये बॉन्ड्स आप उनके नाम पे ले लीजिएगा, आपको टैक्स में वहां पर बचत हो सकती है, लेकिन इनमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और हाँ, इन बॉन्ड्स में टीडीएस भी कट जाता है, तो अगर आपने टीडीएस के फॉर्म्स नहीं भरे हैं, क्योंकि आप अगर इनकम टैक्स जो लिमिट है उससे ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, तो आपका टीडीएस इसमें कटेगा ही कटेगा। अब इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? तो इन बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी बैंक में आप रीच आउट करिए, और वहां पर या तो ऑनलाइन फैसिलिटी है या ऑफलाइन फैसिलिटी है। ऑफलाइन फैसिलिटी में तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करके बैंक में जाके जमा कराना है, ठीक है? ऑनलाइन फैसिलिटी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आईसीआईसीआई बैंक यूज करता हूं तो वहां पर वो फैसिलिटी है। आप आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पे जाइए, इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन करिए और आपको इन्वेस्ट नाउ को एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इनफैक्ट रिसेंटली 2 अप्रैल 2026 को आरबीआई का एक नई गाइडलाइंस भी आई है इन बॉन्ड्स को लेके कि अब ये प्रोसेस बहुत ही और ज़्यादा स्मूदर होगा कि आप अपने ऑनलाइन बॉन्ड्स को इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू देख पाएंगे, उनमें कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उनमें क्या सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी मैनेज कर पाएंगे। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट डिजिटली भी इन बॉन्ड्स में हुआ है। ये बॉन्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो 7 साल के लिए अपने पैसे को लॉक इन कर सकते हैं। 8.05% का अभी इंटरेस्ट रेट है, जो कि कम नहीं है मेरे हिसाब से, एफडी से बेटर है, और सेफ्टी वाइज ये एफडी से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि एफडी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई बैकिंग नहीं होती, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है। तो अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको उस पैसे की जरूरत नहीं होगी, तो आप उसको आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिए उसके हिसाब से क्या आपको आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स अच्छे लगे? आप 100 में से कितने नंबर आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को दोगे? कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ। और मैं अब आपको दूसरी एसेट क्लास के बारे में समझाता हूं। दूसरी एसेट क्लास है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। आप कहोगे राहुल भाई, जो आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं इनमें तो 7 साल के लिए पैसा डालना पड़ता है, लेकिन अगर मुझे 7 साल का लॉक इन नहीं चाहिए तो क्या ऑप्शन है? तो उसके इसमें लिक्विड म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि इनमें आपको पैसे की लॉक इन करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक्सिस लिक्विड फंड का एग्जांपल लिया है। आप यहां पर जाके कोई भी डीमैट अकाउंट में सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं, डिटेल से समझिएगा इसको। देखिए अब यहां पर देखें, अगर हम पिछले 1 साल में अगर बात करूं तो कितने रिटर्न्स आए? 6.38%। पिछले 2 साल की बात करूं तो 6.92%। सो 6 से 7% के आसपास इनके रिटर्न्स निकल के आए हैं, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में ये आती है कि अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना हो कभी भी, तो आप मान के चलिएगा कि मिनिमम जो इसमें एग्जिट लोड, अगर हम बात करें तो मैं एग्जिट लोड दिखा देता हूं, तो मिनिमम 7 डेज से कम का आप इन्वेस्टमेंट इसमें मत करना, क्योंकि देयर इज सम एग्जिट लोड। ओके, बहुत कम है हालांकि एग्जिट लोड, 7 दिन के बाद ये एग्जिट लोड 0 हो जाता है, लेकिन 7 दिन से पहले आप देख सकते हैं हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग एग्जिट लोड हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर एक दिन में आप पैसा निकालते हो तो 0.0070% का यहां पर एग्जिट लोड निकलता है, ठीक है? अब यहां पर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो भी होता है, बहुत कम होता है, 0.11% फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो। यही नहीं, आपको मैं बहुत सारे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स दिखाता हूं, ठीक है? तो आप मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, इनमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप एक चीज नोट करिएगा, अगर आपने इन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको अराउंड 1.7%, 1.8% का यहां पे एनुअल रिटर्न, सो दिस इज एनुअल रिटर्न, ठीक है?
अगर आप एनुअली बात करेंगे इसको तो वही आप निकल के आएगा, लास्ट 3 साल का कैगर अगर हम देखें तो 7% के आसपास का एनुअल रिटर्न यहां पर निकल के आता है। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, अब ये लिक्विडिटी तो बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, आप इनमें कभी भी पैसा डाल सकते हो और 7 दिन के बाद अगर आप निकालोगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ठीक है क्या। लेकिन ये सेफ है, तो सेफ्टी के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर आप एमफी की वेबसाइट पे जाओगे, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेंशन हुआ था, ये बने ही क्यों थे? ये बने ही इसलिए थे 2 रीजन की वजह से। पहला सेफ्टी, कि जो पैसा है आपका सेफ रहे, ठीक है, और दूसरा लिक्विडिटी, मतलब अगर आपको पैसा जल्दी निकालना है तो आपको वो ऑप्शन रहे। जब भी आप लिक्विड म्यूचुअल फंड से पैसे रिडीम करते हैं तो विद इन 1 वर्किंग डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है और यहां पर बाय डेफिनेशन प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल रिमेन्स द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फ्रॉम द म्यूचुअल फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। एक्सिस का ही मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्रमोशन भी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, एसेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो कहां पे ये पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमें पैसे की सेफ्टी तभी पता लगेगी जब हमें पता लगेगा कि हमारा पैसा लग कहां रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ज्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये सारे के सारे सेफ वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए इनकी रेटिंग देखिए, AAA सॉवरन, मतलब AAA बेस्ट क्रेडिट रेटिंग मानी जाती है सॉवरन के बाद। सॉवरन मतलब गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और AAA उसके बाद का डेट यहां पर रेटिंग है, तो मतलब काफी ज्यादा सेफ होते हैं, ठीक है। इनमें डिफॉल्ट के भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन चूंकि आप लिक्विड म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हो जो कि लेट्स से 20 या 30 डिफरेंट टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर एक डिफॉल्ट होता भी है, अगर होता भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पैसा यहां पर रिस्क पे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आप किसी भी लिक्विड म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखोगे पिछले 3 महीने के, 6 महीने के, बहुत ही यहां पर स्मूथ यहां पर लाइन मिलेगी। जैसे कि मैं आपको वापस जाके दिखाता हूं एग्जांपल, ठीक है। देखिए इस पूरी लाइन में कहीं आपको ड्रॉप दिख रहा है? अगर आप थोड़े छोटे टाइम पीरियड को नोट करेंगे तो हो सकता है माइनर सा ब्लिप आए, बट अगर आप इसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये 3 महीने का मैंने ग्राफ दिखाया आपको, यहां पर देखिए इनमें ब्लिप नीचे की तरफ नहीं है, ये लाइन ऊपर की तरफ ही जाती है। 6 महीने का देख लीजिए, 1 ईयर का देख लीजिए, 2 ईयर्स का देख लीजिए, 3 ईयर्स का देख लीजिए, बिकॉज यहां पर हो क्या रहा है कि आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लग रहा है। अब कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए थे, लेकिन एक और चीज क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, ये कि ये जो जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये 90 डेज की मैच्योरिटी के ही होते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है वो वही डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट जाके करेगा जहां पर 90 डेज की ही मैच्योरिटी होगी मैक्सिमम। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं तो 90 डेज तक के लिए ही फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट इंटरेस्ट रेट जो आपके रिटर्न्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न 9% हो जाएगा अचानक से या फिर ये 3% ही रह जाएगा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप डीमैट अकाउंट्स के थ्रू कर सकते हैं ऑनलाइन। इनफैक्ट मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है इस टॉपिक पे, आप जाके देख सकते हैं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि एक अच्छा लिक्विड म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरी वीडियो को जाके देखिए और इस पूरी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाइए। अपने पैसे को सेविंग्स बैंक अकाउंट जहाँ पे 2 से 3% ही मिलता है और वहाँ पर पैसे का लॉस होने का भी खतरा रहता है। आजकल तो यूपीआई के थ्रू बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं किसी फ्रॉड के द्वारा या स्कैम्स के द्वारा, और कुछ तो बैंक्स में भी अभी फ्रॉड्स निकल के आए हैं, राइट। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा डाल दीजिए। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, कभी भी विड्रॉ करना है, उसके लिए आप ये पैसा डाल सकते हैं। काफ़ी सेफ ऑप्शन है मेरे हिसाब से जिनको अच्छी लिक्विडिटी चाहिए। तो अब आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को कितने नंबर दोगे 100 में से? कमेंट्स में लिखो। क्या आपको लगता है ये आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड से बेटर है या उससे बेकार है? कमेंट में वो भी लिखो, मुझे जानना है कि आपकी प्रतिक्रिया इसके बारे में क्या है। चलिए मैं आपको तीसरी ऐसी स्कीम बताता हूं जो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको अपने पैसे को बैंक में नहीं रखना है और ठीक ठाक सा एक रिटर्न जनरेट करना। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकल के आता है पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम। अगर आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ओके, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपको पता लगेगा कि ये इंटरेस्ट देती है 7.4% का पर एनम, ईयरली 7.4%, और ये इंटरेस्ट आपको मिलता है मंथली। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अब इसमें ना कुछ चीजें हैं जो अपने को समझने वाली हैं। पहली चीज तो इसमें आपका मिनिमम कितना लगेगा 1000 रुपीज, मैक्सिमम 9 लाख रुपीज। यहां पर थोड़ा डिफरेंस है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप अनलिमिटेड पैसा पार्क कर सकते हो। आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो मैंने आपको समझा है उसमें भी आप अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई अपर कैप नहीं है। यहां पर एक अपर कैप आती है जो कि आती है 9 लाख की। अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हो
जॉइंट अकाउंट खोलते हो किसी अपनी वाइफ के साथ या किसी अपने पेरेंट्स के साथ तो 15 लाख की जॉइंट अकाउंट की लिमिट आती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम होती है ना, इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, उसको समझिएगा थोड़ा। इसमें जो मेन लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 5 साल का। एक्चुअली में तो 5 साल के लिए आप इस अकाउंट को खोलिए, लेकिन व्हाट इफ अगर आपको ये विड्रॉ करना पड़े अर्ली, तो यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर के लिए काफी पेनल्टीज हैं, तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तो इसको फर्स्ट 1 साल तक तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, इस पैसे को। लेकिन अगर आप इस पैसे को 1 से 3 साल के बीच में निकालते हैं तो तकरीबन 2% का आपको पेनल्टी लग जाएगा आपके डिपॉजिट अमाउंट से। तो अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराएं तो आपको 2,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। और अगर आपने 3 साल से 5 साल के बीच तक अगर रखा है तो 1% की यहां पर पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए मेक श्योर कि अगर आप लॉक इन कर सकते हैं 5 साल के लिए तो ही आप पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में इन्वेस्ट करें। 7.4% का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, मोस्ट एफडी से बेटर मिलेगा आपको ये, ठीक है, यहाँ पर। और दूसरी बात, जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको इसमें इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। पर इस स्कीम की खास बात वही है कि इसमें मंथली अगर आपको कैश फ्लो चाहिए कि आपको भाई मंथली कुछ इनकम आती रहे तो 7.4% पर ईयर का इसमें यहां पर इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये था थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको किसी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में क्लैरिटी चाहिए तो मैं पूरी फुल डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। और कमेंट्स में लिखो कि पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम जो मैंने आपको समझाई है क्या आपको अट्रैक्टिव लगी, क्या आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस में पैसे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, वो भी कमेंट में लिखो। 100 में से इस स्कीम को कितने नंबर दोगे वो भी कमेंट्स में लिखो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा मोटा मोटा कि पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखने से आप एक तरह से पैसे की परचेजिंग पावर को लूज कर रहे हो। इसीलिए अपने पैसे को सेफ एसेट्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये 3 स्कीम्स हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे बहुत लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, सही इंफॉर्मेशन मिले। और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप मुझे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो मेरा एक राहुल जैन इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो गुड टू ग्रेट एक कॉन्वर्सेशन में एक पॉडकास्ट सीरीज नया चैनल है, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप एक इन्फॉर्म्ड, एक अच्छे इन्वेस्टर बने। इससे आपको ही फायदा होगा। आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।